हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 5 मार्च वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो बिफोर डिस्कसिंग, अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, आज हमें 5 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं। पहला आर्टिकल बेसिकली रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर है और आप देख रहे हो कि लगातार कम से कम हम लोगों ने 6-7 आर्टिकल रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर डिस्कस किया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इसका इम्पैक्ट क्या इंडिया पर पड़ेगा और साथ ही साथ डिफरेंट सेक्टर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया था कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो बढ़ गए थे और जो शेयर मार्केट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं निगेटिविटी नजर आई, एज वेल एज जो आपके ऑयल एंड नेचुरल गैसेस सप्लाई हैं वो भी कहीं ना कहीं डिसरप्ट हुए हैं। एंड अब आप देख सकते हो वर्ल्ड ओवर में हो सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण चिप शॉर्टेज हो जाए। चिप शॉर्टेज हो जाए इसका मतलब ये है कि जो रशिया है वो अच्छा खासा शेयर पैलेडियम सप्लाईज में कंट्रीब्यूट करता है। साथ ही साथ जो यूक्रेन है वो भी लगभग 70% जो नियोन सप्लाईज है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। और ये जो पैलेडियम है एंड नियोन है ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाते हैं आपके चिप कंपोनेंट्स के। चिप यानी कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, जो आपके कंप्यूटर्स हो या फिर आपके लैपटॉप हो, उन सबों में चिप लगाई जाती हैं। ये आप देख सकते हो फिगर, इसको हम इंटीग्रेटेड चिप कहते हैं और ये सब कहीं ना कहीं बनाई जाती है नियोन या फिर पैलेडियम मटेरियल से। तो दैट्स वाई अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती जाती हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाते हैं लगातार, तो जो सप्लाई है इसकी वो प्रभावित होगी। अलोंग विथ व्हाट, जो लॉकडाउन आपने देखा था कोविड के कारण, तो इससे हुआ क्या कि जो पॉपुलेशन है वो डिजिटल प्रोडक्ट्स के प्रति काफी आकर्षित हुए थे थैंक्स टू द इंटरनेट एज वेल। तो जो डिमांड है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की, और इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपको पता है इंटीग्रेटेड चिप्स लगी होती हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट जो डिमांड है वो बढ़ी थी। तो डेफिनेटली अभी जब आपका सप्लाई शॉर्टेज होगा और डिमांड तो उतनी ही है, तो इसका नेट रिजल्ट क्या होगा कि जो शॉर्टेज देखने को मिलेगी। तो ये बेसिक कंटेक्स्ट है और उसके बाद हम सारा आर्टिकल डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात सिलेबस के साथ करते हैं। इफेक्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, कहाँ गया आर्टिकल नंबर 1, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। ग्लोबल लेवल पर भी आप इसको लिंक कर सकते हो, इंडिया पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये जो बात कही गई है मूडीज एनालिटिक्स के तरफ से आई है ना। मूडी आपको पता है ना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है बेसिकली। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इसके कारण जो सेमीकंडक्टर चिप्स सप्लाई है वो और ज्यादा निगेटिव तरीके से प्रभावित होंगी, जो कि ऑलरेडी प्रभावित हुई थी ड्यू टू द पेंडेमिक। क्योंकि पेंडेमिक के कारण आपको पता है लॉकडाउन एंड बाकी सारे जो इंडस्ट्री है वो अपने प्रोडक्शन को कम कर दिए थे, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री बंद हो गए थे। और साथ ही साथ जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ी थी पेंडेमिक के समय में। और अभी क्या हो रहा है, सप्लाई कांस्टेंट होने के कारण जो सेमीकंडक्टर चिप्स सप्लाई है वो प्रभावित होंगे। कैसे प्रभावित होंगे? बिकॉज यहाँ मैंने आपको बताया 44% ऑफ द ग्लोबल प्लेडियम सप्लाई रशिया करता है और 70% नियोन सप्लाई आपका यूक्रेन करता है। और ये दो की मटेरियल्स हैं जो चिप्स बनाने में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। और इतना ही नहीं, यूक्रेन रेयर गैसेस भी सप्लाई करता है जिसका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर फैब लेजर्स बनाने के लिए किया जाता है। एंड ये जो शॉर्टेज है वो और ज़्यादा एक्सेलरेट हो गई थी। क्यों? बिकॉज लॉकडाउन एंड स्टे एट होम, और इस दो फैक्टर के कारण आपका सेल्स ऑफ लैपटॉप्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ग्रोथ देखने को मिला था। एंड अगर हम बात करें बेसिक की, तो जो सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं ये वो मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करती है मोर देन एन इंसुलेटर बट लेस देन ए प्योर कंडक्टर। यानी कि जो
प्योर कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो आपका कंडक्ट करने की क्षमता है वो ज़्यादा होती है। इंसुलेटर में तो आपको ही पता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करती, लेकिन सेमीकंडक्टर जो है बेसिकली प्योर इंसुलेटर और प्योर कंडक्टर के बीच के रेंज में लाया करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करती है, लेकिन इट इज़ नॉट दैट मच पावरफुल एज कम्पेयर टू द प्योर कंडक्टर, बिकॉज प्योर कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इंसुलेटर आपको याद रखना है, आपको पता भी होगा इंसुलेटर यानी कि विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल, ये बात हो गई। और ये जो आपके सेमीकंडक्टर चिप है इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं अ स्मॉल नंबर ऑफ कैटेगरीज में, जैसे आपका मेमोरी चिप्स हो गई, मेमोरी चिप्स तो आपने सुना भी होगा है ना, माइक्रो प्रोसेसर्स भी आपने सुना होगा, इंटीग्रेटेड चिप्स यानी कि जो मदरबोर्ड आपने देखा होगा लैपटॉप का, कंप्यूटर का, उसमें इंटीग्रेटेड चिप्स लगी रहती हैं, उसी को कहते हैं, ठीक है। एंड ये जो आपके सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं ये एक प्रकार से टाइनी ब्रेन्स होते हैं फॉर मोस्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। ब्रेन का क्या काम होता है? प्रोसेसिंग करना, इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करना, है ना, जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ली जा रही है, उन सबको प्रोसेस करके इंटीग्रेट करके आपको प्रोवाइड करना। उसी प्रकार से ये जो आपका सेमीकंडक्टर चिप्स होता है उसका भी काम होता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके आपको प्रदान करना। जैसे सीपीयू को हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्यों? बिकॉज जो भी इंफॉर्मेशन आते हैं जाते हैं उन सबको प्रोसेस करता है ये, और उस आधार पर जो एक्टिविटीज हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं इनटू द मॉनिटर, इनटू द आउटपुट, ये बातें हैं। एंड ये जो आपके सेमीकंडक्टर चिप्स हैं वो वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे ऑटोमेकर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे टीवी है, स्मार्टफोन है, कंप्यूटर्स है, डाटा सेंटर्स है, इन सब जगहों पर यूज होते हैं। तो इनके एप्लीकेशन तो बहुत ज़्यादा है, हर जगह जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगी खासकर वहाँ पर आपका जो सेमीकंडक्टर चिप्स है उसका इस्तेमाल होता ही है। एंड बात करते हैं इंडिया का क्या इनिशिएटिव है फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो इंडिया ने सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था, दैट वाज इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसके तहत एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी तैयार करने की बात कही गई थी, सो दैट एक सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इकोसिस्टम भारत में डेवलप किया जाए फॉर प्रमोटिंग द इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन। एंड नेक्स्ट इज योर PLI स्कीम। तो PLI स्कीम सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर के लिए लाई गई है, एज वेल एज डिस्प्ले बोर्ड प्रोडक्शन, जिसके तहत 76,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ओवर द नेक्स्ट 5 से 6 ईयर। तो यस, इंडिया भी कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए सर्टेन इनिशिएटिव्स ले रही हैं अलोंग विद अदर इनिशिएटिव्स। सो सेमीकंडक्टर के बेसिक के बारे में जान लिया, इंसुलेटर क्या होता है उसके बारे में जान लिया, कंडक्टर क्या होता है उसके बारे में जान लिया, और ये आपका कैसे ये जो कन्फ्लिक्ट है याद रखना ओवरऑल कंटेक्स्ट। ये जो रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट है उसमें हमने 2-3 पॉइंट आपको बात किया था, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, नेचुरल गैसेस सबके जो सप्लाई है वो कंस्टेंट हो जाएंगी, और जो आपका इकोनॉमिक सैंक्शन जो लगाए जा रहे वेस्टर्न नेशन के द्वारा उसका असर हो सकता है इंडिया पर भी हो। इंडिया के डिफेंस जो इक्विपमेंट्स भारत इंपोर्ट करता है रशिया से उस पर भी पड़ेगा ही पड़ेगा, हो सकता है अगर सैंक्शंस इंडिया के प्रति भी अगर एक्सटेंड हो जाती है तो, बिकॉज इंडिया लार्जर वैल्यू ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से इंपोर्ट करता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सो फ्रेंड्स, इतना ही इस आर्टिकल में। हाँ, एक और ये हो गया कि आपका चिप शॉर्टेज हो सकती है, तो ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जनरल कंसेंट फॉर CBI नाउ विथड्रॉन बाय मेघालय। ये क्या है जनरल कंसेंट? ये एक बार न्यूज में भी आई थी। तो बेसिकली जो आपका CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। यस, ये आपका एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से तैयार किया गया था, लाया गया था, और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल के अंतर्गत ये CBI आता है। पहली बात तो ये, तो CBI को अगर किसी राज्य में करप्शन से रिलेटेड या फिर जो भी केसेस अगर इसे इन्वेस्टिगेट करने, तो पहली बात तो ये कि इन्हें स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब जो स्टेट परमिशन देता है वो 2 कैटेगरीज के हो सकते हैं, वो हो सकता है केस स्पेसिफिक और दूसरा हो सकता है आपका जनरल कंसेंट। तो केस स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई केस इन्वेस्टिगेट करना है तो उस केस के लिए हमने कोई राज्य से परमिशन लिया तो वो केस स्पेसिफिक हो गया। इसका मतलब अगर कोई दूसरा केस आता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना है तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा, तीसरा तो उसके लिए भी, चौथा तो उसके लिए भी। लेकिन अगर जनरल कंसेंट की बात करें तो जनरल कंसेंट में क्या हो जाता है कि
एक बार किसी राज्य ने जनरल कंसेंट का परमिशन दे दिया तो इसका मतलब सीबीआई को बार बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी उस स्टेट से। अगर कोई केस उस स्टेट से रिलेटेड है किसी ऑफिशियल्स के प्रति, तो फिर आराम से वो सीमलेस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकता है विदाउट नीडिंग फॉर गोइंग टू असेंट, बिकॉज जनरल असेंट मिल चुका है ना, तो आराम से वो इन्वेस्टिगेट फैसिलिटेट कर सकते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, बहुत सारे राज्य ने जनरल कंसेंट को विथड्रॉ करना शुरू कर दिया है और अभी जो है मेघालय 9th स्टेट बन गया है टू विथड्रॉ द जनरल कंसेंट टू द सीबीआई फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो इसे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात सिलेबस के साथ करते हैं। तो वेयर इज द सिलेबस, तो सिलेबस नंबर 2 देख सकते हो, फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा। तो इससे पहले और कौन राज्य ने विद्रोह किया है, तो मिजोरम ने विद्रोह कर लिया, महाराष्ट्र ने, पंजाब ने, राजस्थान में, वेस्ट बंगाल ने, झारखंड ने, छत्तीसगढ़ एंड केरला, इन सबों ने विद्रोह कर लिया है जनरल कंसेंट को। जनरल कंसेंट क्या होता है, तो वैसे तो मैंने आपको बताया कि सीबीआई गवर्न होती है बाय द DSPE एक्ट 1946 के तहत, यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत। लेकिन याद रखना है ये एक्ट सीबीआई को कंस्टिट्यूट नहीं करती है, ठीक है। ये बेसिकली पावर देती है कि वो इन्वेस्टिगेशन करेंगी और क्या इनका फंक्शंस होगा, ये याद रखने हैं आपको। तो सीबीआई इज गवर्न बाय DSPE एक्ट 1946 और इसके तहत ये मैंडेटरी होगा कि वो किसी राज्य का कंसेंट ऑब्टेन करे अगर उसे उस राज्य में किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, याद रखना है आपको, है ना, कि कंसेंट लेना पड़ेगा स्टेट से अगर उस स्टेट में कोई क्राइम इन्वेस्टिगेट करना है सीबीआई को तो। और ये जो कंसेंट है वो या तो केस स्पेसिफिक हो सकता है या जनरल हो सकता है। मैंने आपको बताया केस स्पेसिफिक वर्सेस जनरल में क्या अंतर होता है। जनरल कंसेंट की बात करें तो ये स्टेट्स के द्वारा दी जाती है सो दैट जो सीबीआई है वो सीमलेस इन्वेस्टिगेशन कर सके किसी भी केसेस का जो रिलेटेड है करप्शन से अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन देयर स्टेट्स, है ना। नहीं तो क्या होगा, बार बार अगर 50 केसेस सीबीआई को दी गई तो 50 बार आपको कंसेंट लेना पड़ेगा। अदरवाइज जनरल कंसेंट में क्या होगा कि आपको एक बार कंसेंट मिल चुकी है तो फिर आपको बार बार कंसेंट लेने की जरूरत नहीं होगी। तो फिर क्या हो गया, सीमलेस इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस। अब अगर विथड्रॉ कर ली जाती है जनरल कंसेंट का तो इसका क्या मतलब निकल कर आता है, तो जाहिर सी बात है सीबीआई कोई भी फ्रेश केस रजिस्टर नहीं कर सकेगा इन्वॉल्विंग द ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई प्राइवेट पर्सन ही क्यों ना हो इन द स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सिंपल सी बात कहे तो स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट लेना मैंडेटरी हो जाएगा टू इन्वेस्टिगेट एनी फ्रेश केसेस। लेकिन दूसरी बात आपको याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये तो काफी पावरफुल बॉडी है, तो जाहिर सी बात है ये सीबीआई को ऑर्डर कर सकते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट करे सच ए क्राइम एनीवेयर इन द कंट्री विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन ऑर्डर सीबीआई कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं किसी ऑफिशियल्स के प्रति, सीबीआई को ऑर्डर दे सकते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट करे ए क्राइम एनीवेयर इन द कंट्री विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। ये बात भी याद रखनी है। सीबीआई की बात मैंने आपको की ही, ये मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की और ये कौन से केसेस डील करती है, करप्शन एंड मेजर क्रिमिनल प्रॉप्स। और ये नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी है, मैंने आपको बताया। एंड ये अपना पावर मैंने आपको बता रहा हूँ, फिर से याद रखना है, पावर इसको DSPE एक्ट से मिलता है बट इट हैज नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड एज ए स्टेट्यूटरी बॉडी अंडर DSPE एक्ट। एंड ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स इसे हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल। काटसा क्या है, व्हाट इज काटसा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो काटसा को सिंपल शब्दों में समझे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यूएसए का एक एक्ट है जो कहता है कि भाई साहब अगर ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया इन 3 देशों से अगर कोई देश ट्रांजेक्शन्स करता है, बिजनेसेस में एंगेज्ड होता है, तो फिर हम उस पर काटसा एक्ट लगा देंगे, यानी कि वेरियस सैंक्शंस लगा देंगे। तो यही है काटसा, ठीक है। और ये काटसा 2017 में लाया गया था। तो इसको बेसिक से समझेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि सिलेबस क्या है उसे देख लेते, वही होगा इफेक्ट ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट
है ना, इसी में आपका कवर हो जाएगा। तो काटसा 2017 में लाया गया था। ये यूएस की एक कानून है जो ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया को टारगेट करता है और ये किसी भी देश के खिलाफ लगाया जा सकता है या किसी भी कंपनी के या एंटिटी के खिलाफ लगाया जा सकता है विच कैरीज आउट बिजनेस ट्रांजेक्शन विथ दीज कंट्रीज। ठीक है, तो ये जो एक्ट है प्राइमरली किस पर फोकस करता है, तो जो रशियन इंटरेस्ट है, यानी कि जहां जहां रशिया अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है उसका एक इंपॉर्टेंट सेक्टर, डिफेंस एंड सिक्योरिटी सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो इन सब के माध्यम से रशिया खूब इकोनॉमिक बेनिफिट अर्न करता है। तो ये जो एक्ट है ये बेसिकली इन्हीं सब रशियन इंटरेस्ट पर सैंक्शन लगाने का प्रयास करता है। और ये काटसा को लाने का ऑब्जेक्टिव यही था कि जो मिलिट्री इंटरवेंशन यूक्रेन में की गई थी रशिया के द्वारा 2014 में, और उसके बाद क्रीमिया को कैप्चर कर लिया गया था रशिया के द्वारा, तो एक तो ये कारण है, और दूसरा कारण ये था कि 2016 जब यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था तो उसमें रशिया पर आरोप लगे थे कि इन्होंने इस इलेक्शंस को प्रभावित करने का प्रयास किया था, इसीलिए ये काटसा 2017 में लाया गया। ठीक है, और ये सैंक्शंस यूनिलैटरल है, कहने का मतलब कोई यूनाइटेड नेशन का डिसीजन नहीं है, ये अमेरिका की अपनी एक्ट है ये, और ये यूनिलैटरल है, अमेरिका ही लगाएगा। ठीक है, एंड वैसे अब आप हमें बताओ कि इंडिया रशिया के साथ वेरियस ट्रांजेक्शन करता है, खासकर डिफेंस इक्विपमेंट्स के प्रोक्योरमेंट की बात करें तो क्या इंडिया पर काटसा लगा हुआ है क्या? नहीं, इंडिया को वेवर मिला हुआ है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से ही, जिसके कारण ही भारत फिलहाल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को रशिया से इंपोर्ट करता है। और S-400 के ऊपर क्वेश्चंस भी मेंस में आए हैं, इस बार टेक्निकल एस्पेक्ट पूछ ली गई थी। ठीक है, और दैट्स वाई रशिया जो S-400 सिस्टम की डिलीवरी भी करना शुरू कर दिया था भारत को इन द नवंबर 2021। लेकिन अब बात यह है कि जब रशिया ने फिर से यूक्रेन पर अटैक किया है, और दूसरी बात यह कि इंडिया ने न्यूट्रल पोजीशन इस कन्फ्लिक्ट को लेकर अपनाया है, यानी कि ना ही फेवर में ना ही अगेंस्ट में वोट किया था, आपको ही पता है, तो हो सकता है S-400 डील फिर से एक्सपोर्ट लाइट में आ जाए। हो सकता है कि जो इकोनॉमिक सैंक्शन एंड वेरियस सैंक्शन वेस्ट कंट्रीज लगा रहे हैं, यूएस लगा रहा है रशिया के ऊपर, कहीं वो सैंक्शंस इंडिया पर न एक्सटेंड कर दी जाए, यही चिंता है फिलहाल। तो ये कंसर्न क्यों है इंडिया के लिए? कंसर्न इसलिए है बिकॉज रशिया वन ऑफ द मेजर सप्लाई आर्म्स एंड एम्यूटेशन का रहा है भारत के लिए। तो अगर सैंक्शंस लगाते हैं लेट्स से, तो फिर इंडिया की जो मेजर सप्लाई है आर्म्स एंड एम्यूटेशन की वो प्रभावित हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल ईरान पर जो सैंक्शन लगाया गया था उसके बाद इंडिया ने कहीं ना कहीं जो ऑयल इंपोर्ट है ईरान से वो करने बंद कर दिए थे, तो दिक्कतें तो आई ही आई, है ना। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया अभी भी हेविली डिपेंडेंट है रशियन आर्म्स के ऊपर, और रशियन आर्म्स आप देख सकते हो अबाउट हाफ ऑफ इंडिया टोटल मिलिट्री एक्सपोर्ट्स, यानी कि लगभग 50% या 49% ऑफ टोटल मिलिट्री इंपोर्ट्स जो करता है भारत, उसमें रशियन आर्म्स 49 या 50% कंप्राइज करता है। तो दैट्स व्हाई इट इज ए कंसर्न फॉर इंडिया। सो काटसा के बारे में आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ये 12 न्यूज में आई भी है। नेक्स्ट इज योर कवच। कवच is set for countrywide implementation by taking a 4,500 किलोमीटर each year, रेलवे मिनिस्टर ने कहा है। ये कवच आप समझ रहे हो क्या है? कवच बेसिकली एक ऑटोमेटेड सिस्टम होगा, सेट ऑफ डिवाइसेस होगा, जिसके तहत जो कॉलिजन है, ट्रेन के बीच जो कॉलिजन हो जाती है उसको रोक के जाने के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम है। समझ में आया? जैसे लेट्स से अगर एग्जांपल की बात करें तो एक ट्रेन जो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चल रही है, जो उसकी लिमिट स्पीड है उसको भी क्रॉस कर दी, तो ये जो आपका कवच है ये ऑटोमेटिकली स्पीड को कम कर देगा, या फिर अगर इसको पता चल गया कि आगे कॉलिजन की संभावना है तो ऑटोमेटिक ये ब्रेक भी लगा देगा। ठीक है, सायरन भी ऑटोमेटिक बजा देगा। तो ये सब कुछ सिस्टम इसके अंतर्गत ऑपरेट होते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है रेलवे एंड जो पैसेंजर की सेफ्टी के लिए।
तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है, इसलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो वैसे तो प्रीलिम्स से पूछ लिया जाएगा कवच रिसेंटली सीन इन न्यूज इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट, तो रेलवे ध्यान में रखना है आपको। तो अगर हम बात करें आर्टिकल की तो इंफ्रास्ट्रक्चर ए रेलवेज के कैटेगरी में आएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इंस्पेक्ट किया है कवच ट्रायल वर्किंग सिस्टम का बिटवीन गुलागुड़ा चितगड़ा रेलवे स्टेशन। तो ये जो कवच है ये बेसिकली इंडिजीनियसली डेवलप यानी कि भारत के ही द्वारा निर्मित ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है ना। तो प्रीलिम्स के लिए कवच क्या है, ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, और इसके तहत वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस इंस्टॉल किए जाते हैं लोकोमोटिव्स में। लोकोमोटिव्स बेसिकली इंजन कहलाता है, ट्रेन का जो इंजन होता है, अलॉन्ग विथ सिग्नलिंग सिस्टम में इंस्टॉल किए जाते हैं ट्रैक्स में, यानी कि रेलवे ट्रैक्स में इंस्टॉल किए जाते हैं। और ये जो आपका सेट ऑफ डिवाइसेस है ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं यूजिंग अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी सो दैट ऑटोमेटिकली ये ट्रेन के ब्रेक को कंट्रोल करे, साथ ही साथ ड्राइवर्स को अगर कोई एक्सीडेंसी आ जाए तो अलर्ट भी कर सकता है। ठीक है, जैसा स्पीड एकदम एक्सेस हो गया फ्रॉम द टारगेट तो फिर अलर्ट कर सकता है। क्या की फीचर्स है, तो पहली बात तो ये कि ये ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा सकता है, यानी कि लेट्स से कि ह्यूमन एरर हुआ, रेड सिग्नल क्रॉस कर दिया गया ट्रेन के द्वारा, ड्राइवर के द्वारा, तो आगे हो सकता है कि रियर एंड कॉलिजन हो जाए, तो उस कॉलिजन को रोकने के लिए ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई हो जाएगा जब ट्रेन सेम लाइन पर ऑपरेट हो रही होंगी। तो समझ में आया, तो ऑटोमेटिकली ब्रेक सिस्टम कवच के माध्यम से किया जा सकता है। दूसरा है हुटर साउंड्स बाय इटसेल्फ, यानी कि जो ट्रेन में आवाजें निकलती हैं आप सुनते होगे, तो अपने आप हुटर साउंड बजने लगेगी जब भी कोई लेवल क्रॉसिंग अप्रोच की जाती है ट्रेन के द्वारा। लेवल क्रॉसिंग यानी कि जो क्रॉसिंग होती है रेलवे के बीच, रेलवे के पटरियों के बीच जो क्रॉसिंग की जाती है, वो जो क्रॉसिंग पाथवे होता है उसी को कहते हैं रेलवे क्रॉसिंग। तो लेट्स से कि विंटर का कंडीशन है, फॉग कंडीशन है, तो ये जो रेलवे क्रॉसिंग है या लेवल क्रॉसिंग वो नहीं दिख रही, तो ये जो कवच सिस्टम है उसको तो पता चल जाएगा बिकॉज ये सेंसर से काम चलता है। तो हुटर साउंड अपने आप बजने लगेंगे और अलर्ट कर दिया जाएगा लेवल क्रॉसिंग अगर हो रही होगी तो। एंड नेक्स्ट इज योर स्पीड ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगी टू द परमिशिबल लिमिट। वही मैंने आपको बताया कि लेट से ट्रेन अगर मुड़ती है या फिर आपका ब्रिज क्रॉस करती है तो एक ही स्पीड से तो नहीं चलेगी, तो जाहिर सी बात है स्पीड भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा टू द परमिशिबल लिमिट। एंड इसकी जो डेवलपमेंट है वो 2012 से ही शुरू हो गई थी एंड इसे डेवलप किया गया था रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद इंडियन इंडस्ट्री एंड ट्रायल्स फैसिलिटेटेड बाय द साउथ सेंट्रल रेलवे। अन्य क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं फॉर द सेफ्टी इन रेलवे, तो एक तो आपका एलिमिनेशन ऑफ अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग है ना, तो ये हो गया क्योंकि ये जो लेवल क्रॉसिंग के कारण भी काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाते थे। ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक एंड स्विच ओवर टू लिंके हॉफमैन बस कोचेज फॉर सेफ्टी ऑफ रेलवेज एंड पैसेंजर्स, ये बात है। अब ये देख लो कैसे वर्क करता है, तो सारा इंटरकनेक्टेड होता है और अगर कुछ भी दिक्कतें आई तो सिग्नल चली जाएंगी और अल्टीमेटली वो जो कवच सिस्टम है वो उसी अनुसार ऑपरेट भी करेगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये रेलवे सेक्टर में, इसलिए ये कवच को आपको याद रखना है। So let's move to the next article, friends. Ministry of Information and Broadcasting holds consultation with film industry on proposed amendment to Cinematograph Act. तो बेसिकली जो Cinematograph Act है उसको अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है, उसके तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है वो कंसल्टेशंस कर रही हैं वेरियस इंडस्ट्री ऑफ द फिल्म्स। तो सिलेबस देखते हैं सबसे पहले। तो आर्टिकल नंबर 5 विल कवर, आर्टिकल नंबर 5 विल कवर, हाँ देख सकते हो, स्टेटरी रेगुलेटरी वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशंस फॉर द डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंटर इम्प्लीमेंटेशन। तो जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट है इसके तहत
जो सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स है उसको सर्टिफाई किया जाता है। आपको भी पता है ये बड़ा सा, जब भी आप मूवी देखोगे तो शुरुआत में आपको ये सर्टिफिकेशन मिली जाएगी, अप्रूव्ड बाय CBFC ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। तो सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 बेसिकली सर्टिफिकेशन देती है सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स को कि वो एग्जिबिट कर सकते हैं इन द पब्लिक एंड फॉर रेगुलेटिंग द एग्जीबिशंस बाय मींस ऑफ सिनेमेटोग्राफ। एंड इसके तहत जो CBFC है, याद रखना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन गठित किया गया है। तो ये स्टेट्यूटरी बॉडी है, याद रखना है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो INB मिनिस्ट्री, INB मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, यानी कि इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। और ये रेगुलेट करते हैं पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स को, है ना, कौन से फिल्म को एग्जिबिट करना है, नहीं करना है। ये जो CBFC है वो सर्टिफिकेशन देती है, अप्रूवल देती है, डिसअप्रूवल भी कर सकती हैं। एंड क्या की प्रोविजन है सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021 की? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बेसिकली एम्पावर करता है कि वो डायरेक्ट कर सकते हैं CBFC को कि वो रिकंसिडर करे सर्टिफिकेशन को जो उन्होंने इश्यू किया है फॉर द फिल्म, है ना। तो रिकंसिडरेशन की भी बात हो सकती है, ये आपका एडिशन किया जा रहा है। साथ ही साथ जो भी आपका फिल्म है उसको कौन कौन से कैटेगरी में डिवाइड करना है, U/A 7+, U/A 13+, U/A 16+। तो ये जो आप देख सकते हो U/A, ये सब क्या मतलब है? ये बेसिकली U4 यूनिवर्सल, A4 एज ग्रुप, ठीक है। जैसे U/A मतलब यूनिवर्सल एंड A4 का मतलब ये हुआ कि 7 या 7+ के जो व्यक्ति है वो देख सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से U/A 13+ में क्या हो गया? यूनिवर्सल एंड एज ग्रुप क्या हो गया? 13 या 13 से अबव। उसी प्रकार से U/A 16+ की बात करें तो यूनिवर्सल एंड एज ग्रुप क्या हो गया? 16 या 16 से अबव। और एक नेक्स्ट सेक्शन ऐड किया गया है 6AA, और इसके तहत पायरेसी को कब किया जाएगा, कैसे? तो पीनल प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। क्या कंसर्न्स रेज किए गए हैं अगेंस्ट द बिल? तो पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिल जाएगा कि वो रिवोक कर सकता है या फिर इवन सर्टिफिकेशन को रिकॉल भी करवा सकता है ऑफ द फिल्म्स दैट हैव ऑलरेडी बीन क्लियर्ड बाय द CBFC, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि यहाँ पर एम्पावर किया जा रहा है किसे? गवर्नमेंट को, कि वो रिकंसिडर करवा सकते हैं। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो रिकमेंडेशन मुदगल कमेटी 2013 में एंड श्याम बेनेगल कमेटी 2016 में फिल्म सर्टिफिकेशन को लेकर दी गई थी, उस रिकमेंडेशन के खिलाफ है। तो ये अच्छे से याद रख सकते हो। एंड नेक्स्ट जो फिल्म जगत के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि जो कुछ प्रोविजंस हैं इस बिल के वो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को कमजोर करते हैं। कैसे? तो जो ओपन एक्सप्रेशन एंड डिस्कशन के लेकर ये सर्टेन प्रोविजंस हिंडर या बाधा करते हैं। सजेशंस क्या है? तो सेल्फ रेगुलेशन को बढ़ा दो, जो सेंसरिंग पावर है स्टेट की उसको भी बढ़ा दो, इंक्रीज यूजेज ऑफ कंटेंट वार्निंग्स, है ना, कंटेंट वार्निंग्स के यूजेज को बढ़ा दो इन्वॉल्विंग एक्सप्लिसिट मटेरियल। सो फ्रेंड्स, ये हमने 5 के 5 आर्टिकल्स डिस्कस किए। होप यू अंडरस्टूड इट क्लियरली, एंड इफ यू लाइक द discussion please do share, subscribe. Thank you friends, thank you very much for this discussion.